एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है डेली करंट अफेयर के पीडीएफ्स के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशनल कोट से। सक्सेस इज स्टम्बलिंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विद नो लॉस ऑफ एंथुजियाज्म, यानी कि आपका जो एंथुजियाज्म है ना, वो जो जोश है वो नहीं खोना चाहिए। अगर आप हार भी रहे हैं तो आपको खुद का 100% देना है। ठीक है, ये चीज़ अपने दिमाग में लेके प्रिपेयर करते रहना है। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जीएस पेपर 2 के लिए। इसी से रिलेटेड आर्टिकल 371 और 239A है आर्टिकल, जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स के लिए, एंड जो ARO अभी एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसमें तो सीधे सीधे आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये न्यूज़ में है, इसीलिए पढ़ लेना इम्पॉर्टेंट होगा। द ओनली कास्ट दैट मैटर एडिटोरियल है, बहुत अच्छा एडिटोरियल है जीएस पेपर 1 एंड इंटरव्यू के लिए बहुत सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं। इसरो टू लॉन्च चंद्रयान 4, ठीक है, लॉन्च होने वाला है, ये भी पढ़ेंगे कैसा है, क्या है चंद्रयान 4। मालदीव्स एंडिंग पैक्ट विद इंडिया, यानी कि इंडिया के ट्रूप्स को तो पहले बाहर निकालने का पैक्ट उन्होंने किया ही था। अब क्या कह रहे हैं कि जो वाटर रिलेटेड जो सर्वे है ना, उसका भी हम एंड करेंगे इंडिया के साथ, क्योंकि वहाँ पे अब प्रो चाइना प्रेसिडेंट है। यहाँ पे पढ़ेंगे इंडिया मालदीव्स रिलेशन, जिसमें मैटर करता है हमारे लिए चाइना का कंसर्न। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा है चीन में, ये 1 लाइनर करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी से रिलेटेड चीन के माउंटेन्स वगैरह भी पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, न्यूज़पेपर नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में, इन डेप्थ एनालिसिस ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म विद आर्टिकल 370। ऐसा लग रहा होगा कि जैसे काफ़ी पिटीशंस आए थे ना कि आर्टिकल 370 को हटा के क्या किया गया, यूनियन टेरिटरीज क्रिएट कर दी गई, तो ये फेडरलिज्म के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया है ना, वो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रेफर करता है। समझेंगे यहाँ पे एसिमेट्रिक फेडरलिज्म होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया का गवर्नेंस क्या है, क्वासी फेडरल है। फेडरल है बट ऑटोनॉमी बिल्कुल एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी नहीं है स्टेट्स को। ठीक है, सेंटर काफ़ी एरियाज़ में कंट्रोल रखता है रीजन्स के ऊपर, स्टेट के ऊपर। ठीक है, इसीलिए क्वासी फेडरल है, कुछ आधा आधा फेडरल कह सकते हैं। वाइल इन अ यूनिटरी सेटअप, ठीक है, जो पावर है लेजिस्लेट करने की वो सेंटर में यानी कि केंद्र सरकार के पास ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि 7th स्केड्यूल क्या कहता है कि लिस्ट होंगी, यूनियन लिस्ट अलग होगी, स्टेट लिस्ट अलग होगी, कॉन्करेंट लिस्ट अलग होगी। यूनियन लिस्ट यूनियन बनाएगा, उसमें लेजिस्लेट करेगा, स्टेट लिस्ट के जो मैटर्स होंगे उस पर स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉज बनाएंगी, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बनाएंगे। बट जहाँ पे स्टेट और सेंटर में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है कॉन्करेंट लॉ में, तो प्रिवेल कौन करेगा, सेंटर। ठीक है, यूनियन लिस्ट में स्टेट लिस्ट में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो प्रिवेल कौन करेगा, यानी कि जैसे इम्पोर्टेंस किसे मिलेगी, यूनियन को। तो यहाँ से पता चलता है कि हमारा जो फेडरलिज्म है वो थोड़ा यूनिटरी है। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी है इसकी, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 370 को तो हटा के तो फेडरलिज्म को हार्म कर रहे हैं, तो आपको यही सुप्रीम कोर्ट वाली बात कहनी है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है। इन द इंडियन कंटेक्स्ट ये वही कि स्टेट्स के पास ऑटोनॉमी है बट सेंटर सेंटर की तरफ टिल्ट है पावर्स, दस मेकिंग इट क्वासी फेडरल। वही 7th स्केड्यूल जो कहता है लिस्ट होंगी, कौन प्रिवेल करेगा कौन नहीं। यहाँ पे यूनिटरी नेचर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का,
ये सेंट्रलाइज्ड मतलब टेंडेंसी का है जो सेंटर को प्रिवेल करवाता है। ठीक है। However, even in this quasi-federal structure that lean more towards the center, not all states are equal। यानी कि हमारा ऐसा वाला स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, कि सेंटर के इक्वल रहेंगे स्टेट्स, नो, या फिर सारे स्टेट्स आपस में इक्वल रहेंगे, नो। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो सीट्स होती हैं हमारी लोकसभा में, राज्यसभा में, वो भी प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, जैसे कि सबसे ज़्यादा लोकसभा मतलब राज्यसभा में सीट्स किसकी हैं? यूपी की 31 सीट्स हैं। अमेरिका की तरह नहीं है कि दो दो हर स्टेट से रहेंगे। ठीक है, क्योंकि बड़ा स्टेट बड़ी रिप्रेजेंटेशन मांगता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोगों की सुननी पड़ेगी। सारे स्टेट्स आपस में इक्वल नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसे हो सकता है। ठीक है, किसी स्टेट के पास ज़्यादा कुछ स्पेशल ऑटोनॉमी दी गई है, किसी मतलब स्टेट जो डेवलप्ड है अच्छे से, उसके पास वो स्पेशल स्टेटस नहीं है। और ये हो गया यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, सारे स्टेट्स को हमने किसी न किसी बेसिस पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया है, फिस्कल, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। जो कल्चरली पीछे हैं, जो कुछ बैकवर्ड रीजन्स हैं, हमने क्या किया, उन्हें स्पेशल स्टेटस दिया, क्योंकि एफर्मेटिव एक्शन पे तो हम बहुत पहले से ही भरोसा करते हैं। एन आर्ग्यूमेंट इज मेड एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, कि जो स्पेशल स्टेटस है ना, यानी कि पेटिशनर्स कहते हैं कि जो स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं आप कुछ स्टेट्स को, ये रीजनलिज्म डेवलप कर रहा है लोगों में, वो सन ऑफ द सॉइल कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा है। बट यहाँ पे क्या है, स्पेशल स्टेटस देना ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो बैकवर्ड रीजन्स हैं उन्हें छोड़ के नहीं चलना। यानी कि मतलब ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट वाले मैप से उन्हें बाहर निकाल दिया। ठीक है, हमें उन्हें साथ में लेके चलना है, क्योंकि वो भी हमारे नेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, ये चीज़ें, ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं छोड़नी है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट्स special provisions for last 9 states, for least 9 states, आर्टिकल 371A to I तक काफ़ी सारे स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, जो कुछ मतलब टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस हैं। ठीक है, बट जो ये टेम्परेरी टैग है, यहाँ पे कोई जो एक्सप्लिसिट एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं है कि इतने सालों में स्पेशल स्टेटस हटा दिया जाएगा। ये सरकार डिसाइड करेगी स्पेशल स्टेटस किसे देना है और किस बेसिस पे देना है। जैसे कि नागालैंड एंड मिजोरम फॉर एग्जांपल एंजॉय ए नेगोशिएटेड ऑटोनॉमी which was a political compromise between India and the Naga and Mizoram independence movement। अब यहाँ पे क्या चल रहा था, मतलब सक्सेशनिस्ट मूवमेंट चले थे काफ़ी। ठीक है, कि इंडिया से अलग करो, हमें हमारे स्टेट की ऑटोनॉमी होनी चाहिए। ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो ट्राइबल डोमिनेटेड है। ठीक है, अब ट्राइबल एरियाज़ को इंटीग्रेट करने के लिए हमें उन्हें ऑटोनॉमी देनी पड़ी। इसका मतलब ये नहीं बोलेंगे कि हम किसी स्टेट को हम एफर्मेटिव एक्शंस के थ्रू हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, नो। हम एफर्मेटिव एक्शंस इसलिए ले रहे हैं ताकि वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में हमारा साथ निभा सकें। ठीक है, ये लाइंस बोल के आनी है इंटरव्यू में, क्योंकि वहाँ की रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस कुछ अलग अलग है, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, मतलब नागाज एंड मिजोस की जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो काफ़ी अलग है, इसीलिए जो ओनरशिप एंड ट्रांसफ़र ऑफ इट्स लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे नहीं किसी को दिया जाएगा। उनका प्रिजर्व करके रखा गया है ओनरशिप ऑफ लैंड। जैसे कि आर्टिकल 239A prescribed for a unique arrangement for administration of national capital. It is not the state under first schedule to the constitution yet has the power to legislate। यानी कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद वहाँ पे सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे रहे कि हमें वहाँ की उनकी लोकल लेजिस्लेचर मीन्स स्टेट लेजिस्लेचर का प्रावधान दिया मतलब देना पड़ा।
ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, बायस्ड नहीं है, बट वो एक इक्विटेबल सोसाइटी वो इस्टेब्लिश करना चाहता है। आर्टिकल 371 ये एक ऐसा आर्टिकल है, पार्ट मिलेगा, आई डोंट नो इसे क्या बोलेंगे। स्पेशल प्रोविजंस होंगे इसमें 12 स्टेट्स के लिए। इट इंक्लूड 6 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, 6 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जिसमें स्पेशल प्रोविजंस दिए जाएंगे। आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स स्पेशल प्रोविजंस, वही इक्विटेबल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स एंड रीजन्स डेवलपमेंट, यहाँ पे इसमें अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ अलग अलग आर्टिकल्स हैं, जैसे कि गुजरात के लिए अलग, नागालैंड, आसाम, महाराष्ट्र के जैसे कुछ रीजन्स हैं ना, विदर्भा वगैरह रीजन्स, ये पूरी लक्ष्मीकांत है इसमें। ठीक है, मतलब लक्ष्मीकांत में मेंशन है ये चीज़ें, वो यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविजंस देता है। आंध्र प्रदेश के लिए 371D, तेलंगाना के लिए 371E। इसे थोड़ा बहुत आप याद रखेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि ये आर्टिकल न्यूज़ में है, पूछा जा सकता है। ठीक है, Article 239A of the Indian Constitution deals with the creation of local legislature or councils of minister or for both of certain union territories, जैसे कि दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, बाय लॉ क्रिएट किया गया है पुडुचेरी और दिल्ली की लेजिस्लेचर्स, जो इम्पॉर्टेंट है वहाँ के लोकल गवर्नेंस के लिए। एनी सच लॉ इज़ रेफर्ड एज द अबव क्लॉज, यानी कि अगर पुडुचेरी एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ दिल्ली है जो, अगर उसमें कुछ चेंजेस लेके आए जाते हैं या अमेंडमेंट्स लेके आए जाते हैं तो उसे आर्टिकल 368 के अंदर माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं, द ओनली कास्ट दैट मैटर। यहाँ पे प्रधानमंत्री ने क्या बोला है, मेरे लिए सिर्फ 4 कास्ट हैं, सिर्फ 4 जातियाँ हैं जिन्हें आगे बढ़ाना मेरा काम है, पुअर, यूथ, वुमेन एंड फार्मर्स। आप अपना जीएस पेपर 4 का अगर कोई आंसर लिखते हैं, जीएस पेपर 1 में कोई आंसर लिखते हैं, ऐसे में आपको अगर कुछ डेवलपमेंट टाइप कुछ अगर मेंशन करना है, ठीक है, सोसाइटी को इक्विटेबल इस्टेब्लिश करने के लिए या जस्ट एंड एक इक्वालिटी लेके आने के लिए अगर आप ऐसा कुछ मेंशन करते हैं तो आप ये चीज़ लिखेंगे कि रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोला है कि कास्ट सिर्फ 4 है मेरे लिए, गरीब, युवा, महिलाएं और किसान। ठीक है, इन सबको आगे बढ़ाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा। संत कबीरदास क्या कहते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी एस्से के लिए, एस्से का इंट्रोडक्शन ऐसे ही शुरू होता है। ठीक है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ठीक है, आप काम से जज कीजिए, ठीक है, जाति से नहीं। ठीक है, ज्ञान आप देखिए कि ज्ञान कितना है। नेक्स्ट, ये आप जब हिंदी लिखते हैं ना इंट्रोडक्शन में, तो वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है, मतलब उसके नीचे। ठीक है, थोड़ा इंट्रोडक्शन की जब आप स्टार्टिंग करते हैं ना ऐसे में, तो वो एक्सप्लेन करना पड़ता है इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी ऐसा हो सकता है कि कोई साउथ का हो, एग्जामिनर नहीं समझ आ रही है वो क्या लिखा है। ठीक है, तो इसीलिए आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। आस्क नॉट अ सेंट ऑफ हिज कास्ट, रेदर आस्क ऑफ हिज नॉलेज, फोकस ऑन द शार्पनेस ऑफ हिज स्वॉर्ड, यानी कि तलवार कितनी मतलब तीखी है, तीखी का मतलब है कितनी धार वाली है, वो पूछिए। ठीक है, आप जो मतलब तलवार जिसमें रखते हैं ना म्यान, आप उसे मत देखिए, आप तलवार को देखिए। अ हायरार्किकल सोशल ऑर्डर, जिसने इतने सालों से डिस्क्रिमिनेशन किया सोसाइटी में। ठीक है, पहले ये ऑक्यूपेशन मतलब ऑक्यूपेशन बेस्ड था, अब क्या है, अब कुछ कामों को ना अनक्लीन कर दिया गया है, अनक्लीन घोषित कर दिया गया है, जिसमें एक स्टैग्मेटाइजेशन सा हो रहा है सोसाइटी में कि अच्छा नीचे कास्ट से है, इनका काम ये होता होगा, तो उससे एक दूरी बना के अब रखी जाती है। सिर्फ ऑक्यूपेशन के बेस पे वर्ण सिस्टम में 4 मतलब ऑक्यूपेशंस को बांटे गए थे।
ठीक है, ताकि सोसाइटी में स्टेबिलिटी एंड एक स्ट्रक्चर काम को डिवाइड किया जा सके। ठीक है, अब वो क्या हो रहा है, अब वो एस्क्रिप्टिव बेसिस पे हो रहा है। एस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ, उनका जन्म अगर हाई कास्ट में हुआ तो वो ब्राह्मण बनेंगे एंड ब्राह्मण वाला काम करेंगे, उनका अगर लो कास्ट में हुआ तो वो अनक्लीन काम करेंगे। अब इससे जुड़ी हुई जो स्टैग्मेटाइजेशन है, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन है, वो दिक्कत करता है कास्ट सिस्टम में, और वो एक इविल है सोसाइटी का। ठीक है, कास्ट सिस्टम से रिलेटेड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो एक बड़ा इविल है। इट एमर्ज्ड आउट, वही वर्ना सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जिसमें पहले ऑक्यूपेशन बेस्ड था, उसके बाद अब बर्थ बेस्ड है। ठीक है, एस्क्रिप्टिव बेस्ड है। अब क्या हुआ कि वो प्रोफेशन अपना चेंज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ होने लग गया था। अब क्या है, अब सोसाइटी फिर भी अब चेंज हो रही है। ठीक है, अब क्या है, अब ऑक्यूपेशन ना उतना लिमिटेड नहीं है टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर कास्ट। अब जो मिडिल वाले ऑक्यूपेशंस होते हैं ना, नॉट वेरी प्योर और नॉट वेरी पोल्यूटेड, अब ये सारे लोग मिलजुल के कर रहे हैं। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन डिह्यूमनाइज्ड करता है लोगों को। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है आपके जीएस पेपर 1 के लिए एंड इंटरव्यू के लिए, एसए के लिए। तो ऐसे ही करते हैं आप, ऐसे ही करना होता है आपको न्यूज़पेपर का एनालिसिस, कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें से एक्सट्रैक्ट करें, कौन सा मेरे जीएस पेपर्स में काम आएगा, कौन सा एसए के लिए काम आ सकता है, और एसए में और इंटरव्यू में क्या काम आएगा। अब जो ये रिसीविंग एंड है उसके पास एक फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी है कि आई बिलोंग टू अ लोअर कास्ट, और जो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके पास एक सुपीरियरिटी है कि आई बिलोंग टू अ प्योर कास्ट। ठीक है, द डिस्क्रिमिनेशन वॉज चैलेंज्ड बाय सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स। उन्होंने रिसीविंग एंड पे क्या किया, वो सह लिया था। जो छोटे छोटे मतलब जो निचली जाति से लोग थे ना, वो उतने एम्पावर्ड नहीं थे कि वो कास्ट सिस्टम के खिलाफ कुछ कह सकें। इसीलिए जो सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स हैं उन्होंने इस इविल को काफ़ी हद तक हटाने की कोशिश की थी। भीमराव अंबेडकर सबका, और ज्योतिराव फूले हो गए जैसे, ठीक है, सब ने इन्होंने कोशिश की थी कि कास्ट सिस्टम के इविल्स को इरेडिकेट किया जा सके। यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, कि प्रधानमंत्री जो स्कीम्स लेके आते हैं ना, वो लैंग्वेज देख के नहीं लगता कि वो कहीं पे बायस्ड हो रहा है। लैंग्वेज काफ़ी इंक्लूसिव है, जैसे कि विश्वकर्मा स्कीम 24,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। किसमें, पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। अब जनजाति जैसे लोगों को ना, मतलब जो मतलब अनुसूचित जनजाति वगैरह से जो बिलोंग करते हैं, वो पहले की सरकारों में क्या होता था कि उन्हें डेवलपमेंट प्रोसेस में साथ नहीं लिया गया, वहाँ के उन रीजन्स को बिल्कुल अनटच्ड छोड़ दिया गया। यहाँ पे विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च की गई है आर्टिजन्स को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आर्टिजन्स क्या माना जाते थे पहले, कि जो कुम्हार होते हैं, लोहार होते हैं, बढ़ई होते हैं, इन्हें थोड़ी नीची जाति का माना जाता था। ठीक है, तो उनके उत्थान के लिए उतने डेवलपमेंट वर्क नहीं किए गए, स्कीम्स नहीं थी। ठीक है, अब जो पीएम मोदी जो अब जो स्कीम्स लेके आ रहे हैं ना, वो उनके उत्थान में हेल्प करेगा। उज्ज्वला स्कीम ये वुमेन के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पे स्विच करना था एलपीजी फ्रॉम ट्रेडिशनल चूल्हास, बट एज द नेम सजेस्ट, उज्ज्वला ये वुमेन की लाइफ को उज्जवल भविष्य दिखाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सिर्फ फीमेल फोर्टिसाइड को एंड करने की बात नहीं है, बट जो बेटी पढ़ाओ, बेटी के एस्पिरेशंस को अचीव करवाने की बात है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि जो डेवलपमेंटल मैप में नहीं थे पहले, डिकेड्स तक नहीं थे, अब पीएम मोदी ने उन बैकवर्ड एरियाज़ को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का नाम देके बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ठीक है, वो स्टैग्मेटाइज्ड वो स्टिग्मा हटाने के लिए। ठीक है,
इन्होंने बैकवर्ड रीजन्स बोलने के बजाय इन्होंने एस्पिरेशनल रीजन्स बोले हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोले हैं, जिनकी डेवलपमेंट अचीव करना इम्पॉर्टेंट था। ये सारी लाइंस इम्पॉर्टेंट है जो मैंने हाईलाइट की है, ठीक है, किसी भी हाल में नहीं छोड़ना। बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, काफ़ी सारे लोगों तक पहुंच रही है। पीएम मोदी हैज सेड देयर आर अबाउट ओनली 4 कास्ट मेरे लिए है, वही यूथ, पुअर, वुमेन एंड फार्मर्स, ठीक है। ओवर 13.5 करोड़ पीपल हैव बीन पुल्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये वाला डाटा यूज़ किया जा सकता है जीएस पेपर 3 में भी, क्योंकि पॉवर्टी वहाँ का एक टॉपिक है। ओके, तो आपको बस यूटिलाइजेशन आना चाहिए। न्यूज़पेपर एनालिसिस काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जाएगा आप सबके लिए, एंड आपको उसमें मज़ा भी आएगा और अच्छे से आप यूज़ भी कर पाएंगे उसे। मोदी गवर्नमेंट focus on improving access to sanitation, nutrition, cooking fuel, financial inclusion, drinking water, electricity had led to pulling out people to poverty, ठीक है। यानी कि जो बेसिक एमिनिटीज़ दी जा रही है सरकारी योजनाओं के तहत, वो जैसे कि हम स्लम एरिया को पढ़ते हैं ना, हम कहते हैं कि स्लम एरिया का डेवलपमेंट तब तक नहीं होगा जब तक बेसिक एमिनिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराई जाएंगी। ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर चाहिए, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ चाहिए, ठीक है। बच्चों के लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स चाहिए वहाँ पे स्लम एरियाज़ में, ठीक है। एक क्वालिटेटिव फूड ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब यही सारी चीज़ें जो ह्यूमन कैपिटल में कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको आंसर भी लिखना है अपना। अब यहाँ पे ऑन द कंट्रारी पीएम मोदी इज अशरिंग इन अ रिवोल्यूशन दैट मोर पीपल कैन प्राउडली एंड प्रॉफिटेबली रिटर्न टू देयर ट्रेडिशनल वर्क। अब जो विश्वकर्मा स्कीम है उसके तहत क्या है, आर्टिजन्स को एक कुशन दिया जा रहा है, सहारा दिया जा रहा है, ठीक है। अब जैसे था सफाई कर्मचारी, अब पीएम मोदी ने कुछ सालों पहले क्या बोला था कि उसे कबाड़ी वाला मतलब मत कहिए, सफाई वाला कहिए। ये उनकी डिग्निटी को मेंटेन करने की बात हुई, यहाँ पे डिग्निटी को बचाए रखने की बात है। तो इससे क्या है, वो प्राउडली अपना काम कर सकते हैं, प्राउडली अपने ट्रेडिशनल वर्क में जा सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल वर्क जो उनके दादा परदादा करते आ रहे हैं, जैसे कि वो ना स्किल्स डेवलप होती हैं, ठीक है। अब स्किल्स डेवलप होंगी तो क्या होगा, वो कारपेंट्री का काम अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। जो क्ले रिलेटेड जो यूटेंसिल्स होते हैं बनाने, वो अच्छे से कर पाएंगे। वो एक डिग्निटी आनी चाहिए उनके काम में, डिग्निटी वाली फीलिंग आनी चाहिए, जिसमें पीएम मोदी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द ओनली वे टू डिसमेंटल कास्ट, मेकिंग कास्ट इररिलेवेंट। यानी कि जो वो जाति प्रथा थी कि ब्राह्मण सबसे ऊपर और लोअर कास्ट सबसे नीचे, वो चीज़ हटानी चाहिए। और ये जो 4 डिविजन्स ऑफ कास्ट है, यूथ, पुअर, फार्मर एंड महिलाएं, ठीक है, इनके उत्थान के लिए बात करनी चाहिए, तभी हम अपनी कंट्री को डेवलप्ड बना पाएंगे, ठीक है। 2047 तक क्या एम है, क्या एस्पिरेशन है कि इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनानी है। उसके लिए इन 4 डिविजन्स का आगे बढ़ना इम्पॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने न्यू आइडेंटिटी प्रोवाइड की है टू द 140 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया, ग्रोथ लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि ग्रोथ लीडर्स मतलब जो ये 140 करोड़ के जो वासी हैं, जनवासी हैं, जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, उनके पार्टिसिपेशन से हम अपनी कंट्री को विश्व गुरु की तरफ लेके जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एस्से के कंक्लूजन के लिए। आप ये लास्ट लाइन मेंशन करेंगे तो एग्जामिनर पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करते हैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस कि आप उसमें से बस पढ़ के ना छोड़ दें, लिखें मेंस के लिए क्या है, ऐसे और इंटरव्यू के लिए क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, इसरो टू लॉन्च चंद्रयान 4, जो थंबनेल है। तो यहाँ पे क्या बोला है,
जो इसरो के चेयरमैन हैं सोमनाथ, उन्होंने कहा है कि चंद्रयान 4 लॉन्च किया जाएगा जो चांद के सैंपल्स लेके वापस आएगा। इसमें उन्होंने बोला है कि हमें काफ़ी सारी मशीन्स की ज़रूरत होगी, जैसे कि एक रोबोटिक आर्म बनानी है, वो आर्म ना जो सैंपल्स को कलेक्ट कर सके, वो बाजू जो सैंपल्स को कलेक्ट कर सके, रोबोटिक। ठीक है, और ये सब ना रीयूजेबल की तरह, मतलब कि रीयूजेबल सैटेलाइट से होगा। रीयूजेबल सैटेलाइट वो होती है जो एक बार वहाँ पे डेब्रिस क्रिएट नहीं करती। ठीक है, स्पेस डेब्रिस मैंने आपको पहले पढ़ाया है, स्पेस में कूड़ा क्रिएट नहीं करती अपने, जब वो इन ऑपरेशनल हो जाती है तो कूड़ा क्रिएट नहीं करती। ठीक है, रीयूजेबल का मतलब है कि हम मिशन भेजेंगे, वो कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक मिशन अपना चलाएगा, उसके बाद वापस ले आएंगे विदाउट बर्निंग इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से नीचे आते आते चीज़ें जल जाती हैं। हमें कुछ ऐसी टेक्निक लगानी है, ऐसी कुछ तकनीक लेके आनी है कि जले ना वो एटमॉस्फेयर में और सही सलामत धरती पर पहुंच जाए। ठीक है, ये विज़न है एलैबोरेटिंग ऑन स्पेस एजेंसीज विज़न 2047 तक। ये एक विज़न है, मतलब विज़न को फुलफ़िल करेगा ये चंद्रयान 4। ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंडियाज प्लान्ड स्पेस स्टेशन दैट विल कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ रोबोट, यानी कि 2028 तक कुछ रोबोट्स को भेज के वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। स्पेसएक्स experiment will demonstrate autonomous docking capability. Docking capability is important for your prelims. क्या होती है ये कैपेबिलिटी? ये डरना नहीं है, स्पेस से रिलेटेड है। ठीक है, is a process where two spacecrafts are aligned in a precise orbit and joined together. यानी कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में 2 स्पेसक्राफ्ट को ज्वाइन करके लगा दिया जाएगा और वो ऑपरेशन करेंगे। He said that the works on the development कुछ टेक्नोलॉजीज बिल्ड करनी होगी, जैसे कि रोबोटिक आर्म टू कलेक्ट सैम्पल्स, मैकेनिज्म फॉर डॉकिंग इन द मून ऑर्बिट एंड अर्थ ऑर्बिट, ट्रांसफ़र करने हैं सैम्पल्स, और री एंट्री चाहिए एटमॉस्फेयर में विदाउट बर्निंग। ठीक है, इसके लिए काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, आफ्टर ट्रूप रिमूवल डिमांड्स मालदीव्स दैट एंडिंग पैक्ट विद इंडिया ऑन वाटर सर्वे। यानी कि मैंने आपको बताया था जो नए प्रेसिडेंट्स चुने गए हैं मालदीव्स के, मोइज़ू, ये प्रो चाइना है। ठीक है, अब इंडिया के ये खिलाफ है, इंडिया के जो ट्रूप्स थे ना वहाँ पे, उन्हें इंडिया से बाहर कर दिया उन्होंने, मतलब मालदीव से बाहर कर दिया कि मालदीव्स में फॉरेन कंट्री के ट्रूप्स नहीं रहेंगे। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं कि हमारे इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे ना वो प्रो इंडिया थे। अब यही पता है फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं रिलेशनशिप में बिटवीन 2 कंट्रीज़। ठीक है, प्रो चाइना है तो इंडिया को नुकसान है, प्रो इंडिया है तो इंडिया को फ़ायदा है। हमें अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट देखने हैं। ठीक है, हुज पार्टी रोड टू पावर टू एन इंडिया आउट पोल कंपिंग, यानी कि वो जो मोइज़ू हैं उनकी पार्टी ने क्या कहा था, इंडिया आउट कंपिंग चलाया था। इंडिया आउट मतलब मालदीव्स में कंपेन चलाया था कि जो इंडिया के ट्रूप्स हैं वो बाहर जाओ। और जो प्रीवियस गवर्नमेंट के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था ना, हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो कोस्टल रीजन्स हैं, क्रीक्स हैं एंड जो वहाँ के कोरल रीफ्स हैं, ठीक है, उन्हें क्या करने, स्टडी करने का एक एग्रीमेंट हुआ था, उसे भी वो लोग हट रहे हैं उससे। ठीक है, व्हाट इज़ द इश्यू ऑफ चाइना इन द इंडिया मालदीव्स रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीएस पेपर 2 आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मोइज़ू काफ़ी दिन न्यूज़ में रहा है, मैंने आपको पढ़ाया भी है, इसीलिए एक अच्छा ये वाला टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। मालदीव्स लाइक मेनी अदर कंट्रीज इंडियन ओशन रीजन, ये रेसिपेंट है चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का। चाइना अपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो उसकी स्ट्रेंज ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है, जो इनिशिएटिव है उसका, ये वाला मैंने आपको पढ़ाया है स्ट्रेंज ऑफ पर्ल्स, वो इंडिया के आसपास जितने भी आइलैंड्स हैं उन्हें जोड़ के रखना चाहता है, मतलब अपनी प्रेजेंस वहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहता है। ठीक है, तो अलायंसेस यहाँ पे शिफ्ट हो रही है, कभी प्रो चाइना हो जाता है, कभी प्रो इंडिया हो जाता है, तो फ्लक्चुएशंस होते हैं।
रिलेशनशिप में बिटवीन टू कंट्रीज़ एंड कुछ हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को भी हार्म होता है। चाइना की प्रेजेंस ज़्यादा बढ़ जाती है, चाइना से हमारे वैसे भी कुछ हॉस्टाइल रिलेशंस हैं, स्पेशली जो बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है ना, वो उसने हमारे रिलेशंस को हॉस्टाइल बना दिया है। अब इंडिया का कंसर्न क्या है? मालदीव्स बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडियन ओशन रीजन के लिए, बहुत सारा ट्रेड वहाँ से होता है। मालदीव्स कल को मना करते कि मेरे आसपास से नहीं जाना तो क्या होगा, राइट? इंडिया की स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस कम हो जाएगी इंडियन ओशन रीजन में, जिससे इंडिया की सिक्योरिटी को हार्म होगा। चाइना का क्या है? चाइना क्या करता है? लोन देता है कंट्रीज़ को, ठीक है। डेट ट्रैप पॉलिसी कहते हैं इसे, कि कर्जे में डुबा के उनसे वो उनकी टेरिटरीज वापस ले लेना, ठीक है। कि लोन देते हैं, बिल्ड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, वो लोग लोन, जो कंट्रीज जिन्हें लोन दिया है वो लोग लोन वापस नहीं दे पाते, तो क्या होता है, ये उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैप्चर कर लेता है, अपनी प्रेजेंस बैठा लेता है उस कंट्री में। इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या एम करती है? कि हम चाइना की प्रेजेंस को काउंटर करेंगे, जो नेबर्स हैं उनका हम साथ देंगे, ठीक है। अब इंडिया ने मालदीव्स का बहुत बार साथ दिया भी है, चाहे वो मेडिसिन प्रोवाइड करने में हो या वाटर सप्लाई में हो, बहुत बार इंडिया का साथ मतलब मालदीव्स का साथ दिया है इंडिया ने। बट वहीं प्रो चाइना है तो वो इंडिया के जो अच्छे कर्म होंगे ना, वो नहीं सोचेगा। स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस, मालदीव्स की स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इंडियन ओशन में, जो बोथ कंट्रीज़ के लिए स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट है, इम्पॉर्टेंट है। बोथ कंट्रीज आर लाइकली टू क्लोजली मॉनिटर, यानी कि जो मालदीव्स में जो डेवलपमेंट हो रही है उसे क्लोजली मॉनिटर करेंगे। अब यहाँ पे इंडिया की प्रेजेंस ज़्यादा हो वो अच्छा है, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे, री राइटिंग पिनोचेट एराज कॉन्स्टिट्यूशन चिलियंस टू वोट ऑन December 17। यहाँ पे जो चील है वो उस एक नया चार्टर डेवलप किया गया है, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात करते हैं, जो डिक्टेटरशिप एरा है उसे हटाने के लिए, ठीक है। पहले वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बना था जो कुछ डिक्टेटरशिप के तरफ टिल्टेड था, ठीक है। अब उसे हटा के यहाँ पे जो चील कंट्री है वो एक नया चार्टर बनाने की बात कर रही है, ड्राफ्ट कर रही है, ठीक है। अब इसके प्रोपोनेंट्स कहते हैं कि जो ये नया कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये चील में एक यूनिटी लेके आएगा, समृद्धि लेके आएगा, ठीक है। याद रखना है ARO के लिए, ऐसे ही कवर नहीं किया है, ठीक है। ARO में पूछा जाएगा कि कौन सी कंट्री न्यूज़ में थी जो अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ रही है, चील, ठीक है, साउथ अमेरिकन कंट्री है। ये दिख रहा है यहाँ पे साउथ अमेरिका, ये कंट्री है चील, इतनी लंबी सी कंट्री है, ठीक है। एंडेज माउंटेन का बहुत बड़ा पार्ट कहाँ पे है? चील में है। एंडेज माउंटेन वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, याद रखना है ये भी, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडेज माउंटेन। हाईएस्ट माउंटेन चील का ओजेस डेल सलाडो वर्ल्ड का हाईएस्ट डोरमेंट वोल्केनो है। ये भी ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। इट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वोल्केनो एंड सेकेंड हाईएस्ट ऑफ एंडीज। हाईएस्ट है चील का, ठीक है, हाईएस्ट वोल्केनो है वर्ल्ड का, ये बात ध्यान रखनी है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज वर्ल्ड में कौन सी है? एंडीज। माउंटेन रेंजेस स्प्रेड्स अक्रॉस 7 कंट्रीज़, कौन कौन सी कंट्रीज़ एंडीज़ को क्रॉस करती है, ये बात ध्यान रखनी है। यानी कि एंडीज़ कौन कौन से कंट्रीज़ को क्रॉस करता है? वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली एंड अर्जेंटीना। कंट्रीज़ याद रखनी है। वन लाइनर करंट अफेयर के लिए मतलब जो UPPCS ARO आ रहा है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटना चाहिए ये वाला, ठीक है। तो आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही।
लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दी जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स के लिए। ये पीडीएफ आपको आज की आज ही नोट कर लेनी है, ठीक है। आज खुलेगी, उसके बाद कभी नहीं खुलनी चाहिए पीडीएफ, सिर्फ आपके नोट्स खुलने चाहिए, ठीक है। आज ही नोट कर लीजिएगा ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हो जो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी रिवाइज किए जा सके। इंटरव्यू के लिए कौन सा मटेरियल है, प्रीलिम्स के लिए कौन सा मटेरियल है एंड मेंस जीएस पेपर्स के लिए कौन सा है, ये चीज़ आप उसे अलग अलग रखेंगे कैटेगरीज में। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसे करते वो न्यूज़पेपर का एनालिसिस, इसे कहते हैं इन डेप्थ एनालिसिस और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस, ठीक है। क्योंकि फालतू की डिबेट जो डिबेट होती है ना, वो टीवी में भी होती है, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करनी। यहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंट होकर पढ़ाई करनी है। तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।